कौंसल यहाँ तहरीक इंसाफ की सीटें वापस लेने से मुतालिक 13 रुकनी बेंच ने आज समाअत की है। अब यही अगर बंदियाल साहब की अदालत होती तो यकीन करेंगे कि भी ऐसे ठग करके अंदाज़ा लगा के आपको बता रहा होता कि बेंच की तश्कील से ही पता लग जाता कि फैसला क्या होने जा रहा है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि काजी फायज ईसा साहब ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने जो एक बेंच जो है एक बनाया 13 रुकनी बेंच, ये बड़ा इस पर ख़ास तौर पे क्रेडिट दूंगा काजी फायज ईसा साहब को, क्योंकि इससे पहले तो मैंने तड़पते हुए देखा लोगों को कि जनाब बड़ा बेंच बना दो, लार्जर बेंच बना दो, फुल कोर्ट बना दो, लेकिन बंदियाल साहब ने नहीं बनाना था, नहीं बनाया। अब यहाँ पर 13 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा है जिसमें तहरीक इंसाफ की सीटें बेसिकली अब सुन्नी इत्तेहाद तो थोड़ा सा साइड पे कर देना, मखसूस नशिस्तें जो हैं वो वापस लेने की बुनियाद पर। अब जो थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाया है मैंने वो इस चीज़ का है कि जो सीटें हैं ये मखसूस नशिस्तें हैं, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ को तो नहीं मिलेंगी। अब दूसरा अंदाज़ा ये है कि ये सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग जो बांटी गई हैं, जो इनमें बंदर बांट जिसको कहें की है, ये भी नहीं होगी। अब होगा क्या ये तो अब अदालत फैसला करेगी, लेकिन अब समझ में यही बात आई है कि ये दोनों तरफ, अगर हम आज के दलाइल के ऊपर देखें तो चीफ जस्टिस साहब मुसलसल यही बात करते रहे कि आइन और कानून से नहीं हटना। आप किसी भी तौर पे हमदर्दी में किसी और वजह जाती होती देख के नहीं आप करें कि भाई नहीं ऐसे हुआ। हमने सिर्फ आइन के ऊपर फैसला करना है, आइन क्या कहता है। अब देखिए उसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि जो आइन में मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि ये सीटें जो हैं वो पीपल्स पार्टी या नून लीग को दी जाए, लेकिन उसी तरफ इसी आइन में ये बात भी नहीं है कि एक जमात जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसको वो कह रहे हैं वो पीटीआई के लोगों ने ज्वाइन की और फिर वो जमात पहले ही कह चुकी है कि हम मखसूस नशिस्तें नहीं लेंगे, उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी अपनी। जब ये दो चीज़ें इसमें तो बहुत क्लियर हैं। अब जाहिर है इतना बड़ा बेंच बैठा है, इस बेंच ने इन चीज़ों को सेटल करना है। क्या ये जो असम्बली है ये अगले अभी तो इसके पूरे तकरीबन को 4.5 साल बाकी हैं, क्या बाकी के 4.5 साल ये इसी तरह गुजारेगी, जो मतलब समझे कि अपनी वो सीटें पूरी किए बगैर गुजारेगी। ये सीटें तो मैंने आपको बताया कि एक चीज़ तो बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास भी नहीं जाती नज़र आ रही और इनके पास भी नहीं रहेंगी। फिर इन सीटों का क्या होगा। आज बार बार काजी फायज साहब मैंने आपको बताया वो यही बात कर रहे थे कि आपने तहरीक इंसाफ वालों आप डटे रहते। आपने सुलेमान अकरम राजा साहब से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि क्योंकि सुलेमान अकरम राजा साहब ने पिटीशन दायर की थी कि भाई मैं पीटीआई का रुकन हूँ लाहौर हाई कोर्ट में, और उन्होंने फिर उनको इलेक्शन कमीशन भिजवाया, इलेक्शन कमीशन ने भी एंटरटेन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट वो आए नहीं। अब अगर वो सुप्रीम कोर्ट आए होते तो यकीनन आज इसमें उनका मौक़िफ़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता, और इसमें सुप्रीम कोर्ट बार बार यही बात करती है हमारे पास तो ये केस नहीं है, मुसलसल वो यही कहते रहे मेरे पास ऑर्डर्स मौजूद हैं, मैं कोर्ट गया था, वो क्या निकालो ऑर्डर, 2 ऑर्डर। अब एक वक्त ऐसा था कि मेरा ख्याल है 4 या 5 जज साहबान जो है वो मुसलसल उनसे सवालात कर रहे थे, और सुलेमान अकरम राजा साहब जैसे सीनियर बंदे को मैंने थोड़ा सा परेशान देखा मुसलसल सवालों की वजह से। अच्छा, अब यहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो सीट जो है वो मैंने आपको बताया कि उनकी तो बज़ाहिर मिलने का इम्कान नहीं है। फिर पीटीआई का उन्होंने कहा कि आप हैं किसके, सुलेमान अकरम राजा साहब आप तो पीटीआई को लेके चल रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील तो सिद्दीकी साहब हैं। और फिर यहाँ पर उन्होंने सुलेमान अकरम राजा साहब ने भी जैसे बताया कि मैं तो पीटीआई की तरफ से आया हूँ और हाई कोर्ट में हम गए भी थे। 13 रुकनी बेंच में 5 से 6 जज साहबान जो है वो ज़्यादा सवालात कर रहे थे, बाकी जज साहबान ज़रा ऑब्ज़र्व कर रहे थे, चीज़ों को देख रहे थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 3 जजेस यानी कि 3 हिस्सों में जज साहबान की मुख्तलिफ इस वक्त इस केस के अंदर सोच आ रही है। अब ज़ाहिर है वो जब ये फैसला रिज़र्व होगा, बैठेंगे, शायद एक दूसरे से शेयर करें तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए। जस्टिस अतर बिन साहब जो है वो टोटल डिफरेंट तरफ जा रहे थे, वो बड़ा क्लियरली कह रहे थे कि 2018
کہ میں بھی الیکشن میں بھی ایسے ہوا، پھر انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر بھی کیا، پھر انہوں نے اس الیکشن کی بھی بات کی، انہوں نے کہا یہی چیز ہو رہی ہے، عوام کو اس کے حق سے محروم کیا گیا۔ بات جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی ٹھیک ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو ایسے ٹیکل کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہوئی ہوگی زیادتی، لیکن آئین کی کتاب میں ہمارے پاس یہ نہیں لکھا کہ ہم نے اس زیادتی کو کیسے کور کرنا ہے، جبکہ وہ سپریم کورٹ میں آئے بھی نہیں۔ عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، جو لوگ سنی اتحاد میں چلے گئے وہ واپس تحریک انصاف میں نہیں آ سکتے۔ یقیناً اس ٹینیور میں تو مشکل ہے کہ وہ آ سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ جج صاحبان اس پہ بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ صادر کر سکتے ہیں۔ جو اچھا جی، یہاں پر پی ٹی آئی نے دوسری جماعت میں شامل ہو کر خودکشی کی، چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا تھا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی۔ اچھا، یہ جس فیصلے کی بات کر رہے ہیں یہ فیصلہ بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہی عدالت کا تھا میرے خیال میں، اور انہوں نے کہا جی کر رہے ہیں، اب اس پہ اطہر من اللہ صاحب کا تھا کہ بھئی آپ سو موٹو ہو سکتا تھا، ہم عوام کو انصاف دلوا سکتے تھے۔ سنی اتحاد کونسل کا انتخابی نشان کیا ہے وہ بتایا گیا گھوڑا۔ اب یہاں پر کاغذات نامزدگی میں جماعت کون سی لکھی گئی تھی یہ بھی ایک امپورٹنٹ، ایک شخص کاغذ جمع کرا رہا ہے تو وہاں ایک جماعت لکھ رہا ہے، پھر اس کے بعد جب بعد میں ٹکٹ جمع کروانی ہے تو دوسری جماعت کی کروا رہا ہے۔ یہ بہت سے پوائنٹس اس قسم کی ہیں جو کنفیوز کر رہے ہیں، اور آگے چل کے اس کو ظاہر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ 13 جج صاحبان بیٹھے ہیں تو کم از کم قوم ان سے یہ توقع کرتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے منہ سے نکلی ہوئی ایک ایک بات قانون بن جاتی ہے۔ اب اس سچویشن کے اندر کل کو جب وہ معاملات لے کے چلیں گے، سپریم کورٹ کو بتائے گی کہ یہ کیسے چلیں گے، یہ کیسے لے کے چلیں گے، باقی کی سیٹوں کا کیا ہوگا، کیا یہ سنی اتحاد کو سیٹیں ملیں گی، پی ٹی آئی کو ملیں گی، یا ان کے پاس رہیں گی، یا ہاؤس ادھورا ہی چلے گا 5 سال تک، یہ فیصلہ ہوگا۔ کل تک سماعت اس کی ملتوی کر دی گئی ہے۔ دوستو، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔